हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका नए मोटिवेशन के साथ और एक नए जोश के साथ आपके अपने चैनल पर स्वागत है। यूपी डबलएससी पेट एग्ज़ाम जो कि आपका 15 से 16 अक्टूबर को होना है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग अभी तक पिछले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी देखेंगे। आपको रेगुलर प्रतिदिन यूपी डबलएससी पेट एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए सामान्य ज्ञान के अति 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाले हैं इस सेट के अंदर। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और प्रति प्रश्न का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्लासेस आपकी प्रतिदिन 8 बजे शाम को देखने को आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो फटाफट से आप लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर डट कर मेहनत करने के लिए खुद को तैयार रखेंगे तो आप लोगों को सफलता निश्चित तौर पर मिलने वाली है। तो फटाफट से आप सभी लोग एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? फटाफट से बताएंगे। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोधगया, कुशीनारा, राजगृह या फिर वैशाली? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो बुद्ध को परिवार निर्माण कहाँ पर प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कुशीनगर में बुद्ध को परिवार निर्माण प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। अगर बात करी जाएगी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करी जाएगी इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बोधगया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के बाद 6ठी सदी के मध्य किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया है? फटाफट से बताएंगे। गुप्त वंश के बाद 6ठी सदी के मध्य किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया है? पल्लव, गुजरात, कदम्ब या फिर हूणों ने? किसने किया है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो अगर बात करी जाएगी गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी में किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हूणों के द्वारा जो है आपका 6ठी सदी के मध्य जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस युद्ध को एक निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसमें उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी है? आपके ऑप्शन है तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध, तालीकोट की लड़ाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसने उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखेंगे दोस्त, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध अगर बात करी जाएगी तो यह कब हुआ? तो यह 1192 में हुआ। कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। अगर बात की जाएगी किसके बीच में हुआ था, तो यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी के मध्य में यह युद्ध हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है 1206 में किसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी है? फटाफट से बताएंगे। 1206 में किसके द्वारा भारत में तुर्की शासन की नींव रखी गई? अकबर, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर नादिर शाह? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी 1206 में किसके द्वारा तुर्की शासन की नींव रखी गई, तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में तुर्की शासन की नींव रखी गई। और ये तुम्हारा दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का पहला शासक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे ध्यान रखेंगे। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ? अकबर और राणा प्रताप के बीच में, इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, या फिर अकबर और शेरशाह सूरी के मध्य? तो फटाफट से इसका आंसर सही क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छापेंगे। अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में हुआ। किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो यह युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। ध्यान रखेंगे डेट, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में। अगर बात करी जाएगी इसमें किसकी पराजय हुई थी, तो इसमें पराजय हुई थी इब्राहिम लोदी की, और इसमें बाबर जीता था। कौन जीता था? बाबर की विजय हुई थी। विजय किसकी हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। ध्यान रखेंगे, बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हो गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था? फटाफट से इसका आंसर सही क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था? आपके ऑप्शन है साइमन गो बैक विरोध, व्यक्तित्व सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी निम्नलिखित में से कौन सा एक नेतृत्वहीन आंदोलन था, तो नेतृत्वहीन आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन यह एक नेतृत्वहीन आंदोलन था। और यह आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो ध्यान देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। कब? 8 अगस्त 1942 से कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखेंगे सभी दोस्तों, कब स्टार्ट हुआ, शुरू कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी दांडी यात्रा के लिए साबरमती आश्रम से कब चले थे? फटाफट से बताएंगे। गांधी जी दांडी यात्रा से साबरमती आश्रम से कब चले थे? अति महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1932, 12 अप्रैल 1933 या फिर 12 मार्च 1931। सही आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्वहीन ये आपका क्वेश्चन क्या है इसे ध्यान से देखेंगे। आपका क्वेश्चन है गांधी जी दांडी यात्रा के लिए साबरमती आश्रम से कब चले थे? तो गांधी जी दांडी यात्रा के लिए साबरमती आश्रम से कब चले थे? आपका सही उत्तर होगा 12 मार्च 1930। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। तो गांधी जी कहाँ से चले थे? गांधी जी कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से चले थे। ध्यान रखेंगे, साबरमती आश्रम से चले थे। साबरमती आश्रम से चले थे
और इनके साथ में कितने लोग थे, तो इनके 78 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे, इनके 78 अनुयायी थे। सभी लोग ध्यान देंगे। और ये कब डांडी नामक स्थान पर पहुँचे थे? तो ये 12 मार्च 1930 से चले थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुँच गए थे। 6 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, 6 अप्रैल 1930 को किस स्थल पर पहुँचे थे? डांडी नामक स्थान पर पहुँचे थे। और जहाँ पर इन्होंने नमक को मुट्ठी से छोड़ा था और इन्होंने नमक सत्याग्रह का विरोध किया था और नमक कर पर इन्होंने इस तरीके से विरोध किया था। कितने दिनों के बाद यहाँ पहुँचे थे? 24 दिनों के बाद पहुँचे थे। ध्यान रखेंगे, 24 दिनों के बाद में यह डांडी नामक स्थल पर पहुँचे थे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया? फटाफट से बताएंगे, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया? 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1906, 7 मई 1907 या फिर 7 जनवरी 1904। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी बंगाल के विभाजन के, तो बंगाल का विभाजन जो है 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 में इसे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के, किस वायसराय के द्वारा किया गया? तो ध्यान देंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 में किया गया। और इस विभाजन को ही बंग भंग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, इसी विभाजन को बंग भंग के नाम से जानते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या फिर संबलपुर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। ध्यान रखेंगे, तो सतारा पहली भारतीय रियासत है जिसे 1848 में विलय नीति के तहत ब्रिटिश नियंत्रण में लिया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या फिर बेगम हजरत महल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला थी। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? फटाफट से बताएंगे, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 2.8%, 2.4%, 2.0% या फिर 3.2%। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4%, 2.4%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में जो इसमें विश्व में भारत का कितना परसेंट भाग है? 2.42% है। कितना है? 2.42% है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में कौन सा स्थान है बताएंगे। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर बात करी जाएगी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। ध्यान रखेंगे, दूसरा स्थान है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। तो अगर बात करी जाएगी सफ़ेद रेगिस्तान की तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में स्थित है सफ़ेद रेगिस्तान।
अगर बात करी जाएगी ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के रन ऑफ कच्छ में स्थित है। सफ़ेद रेगिस्तान, जिसे सफ़ेद डेजर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सफ़ेद डेजर्ट या फिर वाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और इसे सॉल्ट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे, सॉल्ट डेजर्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र न्यूनतम भूकंपी क्षेत्र है? फटाफट से बताएंगे सभी दोस्त, कौन सा क्षेत्र न्यूनतम भूकंपी क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, रायपुर, दिल्ली या फिर सिक्किम। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी न्यूनतम भूकंपी क्षेत्र में, तो न्यूनतम भूकंपी क्षेत्र में आपका कौन सा आता है? रायपुर आता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर आपका स्थान जो है ये भूकंप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मध्यवर्ती क्षेत्र जोन में आता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के कुछ भागों में मिट्टी के लाल रंग होने का क्या कारण है? तो भारत के कुछ भागों में मिट्टी के लाल रंग होने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम की उपस्थिति, फॉस्फेट की उपस्थिति, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति या फिर लास्ट ऑप्शन है खाद्य मिट्टी की उपस्थिति। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत के कुछ भागों में मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो लाल रंग होने के कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड का होना। किसका होना? फेरिक ऑक्साइड का होना। और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे, फेरिक ऑक्साइड का होना। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के अनुसार के होने के कारण जो है भारत में कुछ भागों की मिट्टी जो है लाल रंग की होती है। अगर बात की जाएगी फेरिक ऑक्साइड की, तो फेरिक ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है डिबगोई की खानों में निम्न में से क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो डिबगोई की खानों में निम्नलिखित में से क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कोयला, तांबा, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी डिबगोई, तो डिबगोई स्थल आप कहाँ पर है? तो असम में है आपका स्थल डिबगोई। असम में स्थल है आपका डिबगोई, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिबगोई स्थल जो है पेट्रोलियम स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक है? फटाफट से बताएंगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक है? बैंकिंग, स्वास्थ्य शिक्षा या फिर कृषि। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या प्राथमिक है, तो इन ऑप्शनों में से कृषि आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का क्या नाम है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का क्या नाम है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? यू नीड वन, यू ओनली नीड वन, यू ऑल्सो नीड वन या फिर यू ओनली नीड वन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो अगर बात करी जाएगी देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंक एसबीआई ने देश का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म
पेश किया है जो कि लाइफ स्टाइल और बैंकिंग सर्विस को एक साथ जोड़ता है और जिसे किस नाम से जानते हैं, यू ओनली नीड वन। यू ओनली नीड वन, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यू ओनली नीड वन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है। एक बार फिर से सुनेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छाप देंगे इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है। आपके ऑप्शन है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 25 लाख रुपए। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये कब स्टार्ट हुआ आपका, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई सन 2015 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ, 9 मई सन 2015 से आपका क्या स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह स्टार्ट किया गया। तो अगर बात करी जाएगी इसमें जोखिम कवरेज कितना है, तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 लाख रुपए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 2 लाख रुपए इसमें जोखिम कवरेज है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, काले धन पर विशेष जांच दल SIT जिसने 3 लाख रुपए से अधिक लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, इसके अध्यक्ष कौन है, फटाफट से बताएंगे। काले धन पर विशेष जांच दल SIT जिसके द्वारा 3 लाख से अधिक रुपए की लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है, इसके अध्यक्ष कौन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी SIT विशेष जांच दल जिसने 3 लाख रुपए से अधिक लेन देन पर प्रतिबंध लगाया, इसके अध्यक्ष कौन है, MB शाह। ध्यान रखें, MB शाह, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2,919 करोड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है छाप देंगे। सही आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन है 15, 8, 12 या फिर 5। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के अंतर्गत 8 शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2,919 करोड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो कितने शहरों को 8 शहरों को, ध्यान रखेंगे, 8 शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यह जो है किसके सहयोग से तैयार किया गया है, तो यह पुलिस विभाग के सहयोग से तैयार किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे, पुलिस विभाग के हेल्प से, पुलिस विभाग के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश जो है लोकतांत्रिक देश नहीं है, फटाफट से बताएंगे। इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश नहीं है, अमेरिका, चाइना, श्रीलंका या फिर भारत। तो इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश नहीं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी इसका एकदम करेक्ट आंसर है चीन। चीन आपका लोकतांत्रिक देश नहीं है, चीन एक आपका जनवादी गणराज्य है। ध्यान रखेंगे, क्या है, जनवादी गणराज्य देश है चीन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। और चाइना की अगर बात करी जाएगी तो यह कहाँ पर स्थित है, यह पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, यह पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। और चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। दोस्तों बीजिंग है वर्तमान समय में चाइना की राजधानी। और इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है रेमेनबी युआन इसकी मुद्रा है, रेमेनबी या फिर युआन इसकी क्या है, मुद्रा है, रेमेनबी युआन इसकी क्या है, मुद्रा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकालीन या फिर आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है आकस्मिक निधि, सार्वजनिक निधि, आम निधि या फिर संचित निधि। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आकस्मिक निधि। जी हाँ दोस्तों, आकस्मिक निधि के अंतर्गत जो है, और इसका आकस्मिक निधि की अगर बात करी जाएगी तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 267 में किया गया है, अनुच्छेद 267 में किया गया है। इसके अंतर्गत जो है आपातकालीन या आपदाओं के समय में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है राजनैतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? फटाफट से बताएंगे। राजनैतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? दक्षिणपंथी, वामपंथी, व्यक्तिवादी या फिर मध्यम मार्गी? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करी जाएगी राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वामपंथी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सोशलिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवाद राजनीतिक दल है, ध्यान रखेंगे, और जिसका राजनैतिक स्पेक्ट्रम क्या है? वामपंथी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इस राजनैतिक दल का गठन कब हुआ था? 19 मार्च 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 19 मार्च 1940 में हुआ था, इसका गठन हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 1940 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनैतिक नेता प्रेम सिंह तमांग, ध्यान से सुनेंगे, राजनैतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर या फिर असम? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी राजनैतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम से संबंधित हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग किससे संबंधित है? सिक्किम में। और सेम ये आपका प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक भी हैं। किसके संस्थापक हैं? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक हैं, लिख लेंगे ध्यान से, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक हैं, ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया है? फटाफट से छाप देंगे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1951, वर्ष 1953 में, वर्ष 1955 में या फिर वर्ष 1957 में? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो अगर बात करी जाएगी भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1951 में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। अगर बात करी जाएगी संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अगर बात करी जाएगी संविधान संशोधन की तो इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका आर्टिकल 368 में वर्णन है, 368 में इसका वर्णन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, बताएंगे। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत चालकता या फिर विद्युत प्रतिरोध? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा। अगर बात करी जाएगी विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड, ध्यान रखेंगे,
कूलाम प्रति सेकंड होता है विद्युत धारा का मात्रक, और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। ध्यान रखेंगे, एम्पियर काहे का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु के संपर्क में आने पर चांदी क्या बनने के कारण काली पड़ जाती है, बताएंगे। वायु के संपर्क आने पर चांदी क्या बनने के कारण जो है काली पड़ जाती है, Ag2O या फिर AgCl या फिर Ag2S या फिर Ag2CO3। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है Ag2S। Ag2S इसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण जो है चांदी का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल है तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सभी दोस्त बताएंगे, डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये आपके कथन हैं, इनको ध्यान से देखेंगे और आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे हैं। दोनों तंतु प्रति समांतर चलते हैं। प्रत्येक 34 एंगस्ट्रॉम पर एक पूर्ण घुमाव होता है। 3 हाइड्रोजन बंध, ध्यान से देखेंगे, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित होता है। तो इसमें कौन सा जो है आपका गलत है, फटाफट से आप सभी लोग बताएंगे। तो इनमें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी आपका गलत है। 3 हाइड्रोजन, ध्यान से देखेंगे, 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित नहीं होता। तो यही आपका ऑप्शन एकदम गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से जन्मजात ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रियारोधी चुनिए। तो निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रियारोधी चुनिए। तो इसमें कौन सा क्रियारोधी है हमारे शरीर पर, त्वचा, आमाशय में अम्ल या फिर मोनोसाइट्स या फिर इंटरफेरान। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर क्या होने वाला है, जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सही आंसर को कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। अगर बात की जाएगी जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रियारोधी क्या है, तो शरीर क्रियारोधी है आमाशय में अम्ल। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आमाशय में अम्ल। जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रियारोधी क्या है, आमाशय में अम्ल। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक भ्रूण जिसमें पिता से यक्ष गुणसूत्र प्राप्त होता है तो उससे क्या विकसित होगा। ऑप्शन ए है लड़का, या तो लड़का या लड़की, लड़की या फिर यक्ष गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारित नहीं करता है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी पिता के गुणसूत्र से अगर यक्ष प्राप्त होता है तो कौन सी संतान का उत्पन्न होने वाली संतान का लिंग क्या होगा, तो वह फीमेल होगी, लड़की होगी, ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों, अगर बात करी जाएगी ध्यान से देखेंगे, अगर बात करी जाएगी यहाँ पर देखेंगे, अगर पुरुष जो है, अगर पुरुष मेल के जो है गुणसूत्र से अगर यक्ष गुणसूत्र जो है, अगर मेल के यक्ष गुणसूत्र जो है निषेचित करता है तो होने वाली संतान क्या होगी, तो होने वाली संतान जो है लड़की होगी। क्या होगी, लड़की होगी। अगर नर जो है, अगर जो आपका मेल है उससे जो है वाई गुणसूत्र निकलता है, ठीक है, तो उससे होने वाली संतान क्या होगी, तो उससे होने वाली संतान जो है लड़का होगा। क्या होगा, लड़का होगा। इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आपका मेल का जो है गुणसूत्र जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मेल के गुणसूत्र का स्ट्रक्चर होता है एक्स वाई। क्या होता है, एक्स वाई। तो जब एक्स वाई आपका बनेगा तो लड़का होगा, और जब आपका एक्स और एक्स बनेगा ये आपका मादा गुणसूत्र की संरचना होती है। किसकी संरचना होती है, मादा गुणसूत्र की संरचना होती है। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज लेग स्पिनर का थाईलैंड में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया? फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को आज के सेशन को शेयर करना है। तो अगर बात करी जाएगी मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज लेग स्पिनर का थाईलैंड में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेन वार्न। जी हाँ, शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के एक महान बॉलर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब ये जो है आपके करंट अफेयर के प्रश्न चल रहे हैं। आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, तो इसलिए आप लोग प्रतिदिन 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है? तो अब हम आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहे हैं कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, इसे किस तरीके से याद रखेंगे। तो आप कभी नहीं भूलने वाले, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग कभी भी नहीं भूलने वाले। अगर बात की जाएगी ओपेक, तो ओपेक से हम लोग ध्यान रखेंगे और पैक, क्या ध्यान रखेंगे? और पैक से बनता है ओपेक, और पैक पीना है, ध्यान रखेंगे क्या करना है? और पैक पीना है, और पीना से हमारा क्या बन जाएगा? वियना। क्या बन जाएगा? वियना बन जाएगा। तो अगर पूछा जाता है एग्जाम में ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। और वियना कहाँ पे पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रिया में वियना पड़ता है। तो अगर बात करी जाएगी ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखेंगे हैथल अल घिस। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैथल अल घिस। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया। आपको ध्यान देना है और पैक पीना है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? फटाफट से छाप देंगे सही आंसर क्या होने वाला कमेंट सेक्शन में। अगर बात करी जाएगी ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद या फिर दिल्ली। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी ओपन रॉक संग्रहालय की, जी हाँ दोस्तों, ओपन रॉक संग्रहालय की, तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना, ध्यान रखेंगे, तेलंगाना की राजधानी है। अगर बात करी जाएगी तेलंगाना की, तो ये भारत का 29वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 29वां राज्य है। और इसका गठन कब हुआ? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका गठन जो है 2 जून सन 2014 को हुआ। 2 जून सन 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की है? तो भारत सरकार के द्वारा LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है 40, बी है 30%, सी है 20% और डी है आपका 51%। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति प्रदान की गई है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 20%। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को, ध्यान रखेंगे, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके वर्तमान आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने का फैसला लिया है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर असम। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी किस राज्य सरकार के द्वारा घड़ियाल संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को वर्तमान आकार से उसके 3 गुना अधिक विस्तृत करने का फैसला किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है असम। ठीक है, असम इसका एकदम
करेक्ट आंसर है असम सरकार के द्वारा आपका जो है इसे 3 गुना अधिक विस्तृत करने का फैसला किया गया है, निर्णय लिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। फटाफट से सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। विकास दर में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है 6.2%, 7.8%, 9.0% या फिर 9.6%। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.2%। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सी कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बनी है, बताएंगे। हाल ही में कौन सी कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। रिलायंस जियो, ऑप्शन बी है वोडाफोन, सी है भारतीय एयरटेल और डी है बीएसएनएल। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बनी है रिलायंस जियो। कौन सी कंपनी बनी है दोस्तों, रिलायंस जियो बनी है। आप सभी दोस्त इसे ध्यान रखेंगे, रिलायंस जियो। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अगर बात करी जाएगी 2022 में पद्म श्री पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया, तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है 107 लोगों को 2022 में पद्म श्री अवार्ड प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में भारत व किस देश की नौसेना के मध्य अरब सागर पैसेज अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ। आपके ऑप्शन है रूस, ओमान, श्रीलंका या फिर चाइना। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत और किस देश की नौसेना के मध्य जो है अरब सागर में पैसेज अभ्यास संपन्न हुआ है, पैसेज अभ्यास संपन्न हुआ है, पैसेज अभ्यास संपन्न हुआ है। तो इसके सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत और किस देश के मध्य हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है रूस, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत और रूस के मध्य पैसेज एक्सरसाइज संपन्न हुआ है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, फटाफट से बताएंगे। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, तो भारतीय सेना के द्वारा कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 42, 59, 89 या फिर 103। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 89। तो भारतीय सेना के द्वारा 89 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप के मध्य कितनी दूरी होती है, फटाफट से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप के मध्य में कितनी दूरी होती है, 10 गज, 18 गज, 20 गज या फिर 22 गज। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी एक स्टंप से दूसरे स्टंप के मध्य में कितनी दूरी होती है, 22 गज। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों 22 गज इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, छाप देंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी, 25 जनवरी, 9 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी मानवाधिकार दिवस की, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता
दिवस, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला है 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। और ध्यान रखेंगे ये सारे दिवस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दिवस से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सीपेट एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। तो दिवस से संबंधित एक अलग से प्रॉपर क्लास हम आपके लिए लाने वाले हैं, तो आप लोग उसे देख लेना, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा गीत राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है, बताएंगे कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है, कव्वाली, धारवाड़, मैसूर या फिर बेलगावी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो हैं ये स्थलों के नाम हैं, ठीक है, ये जो स्थलों के नाम हैं, तो इसलिए इनमें से इसका कोई आंसर नहीं होगा। अगर बात करी जाएगी राधा कृष्ण के गीत की तो ध्यान से देख लेंगे। अगर बात करी जाएगी राधा कृष्ण के गीत की, तो राधा कृष्ण के गीत की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो इनका जो है देवत्व का गुणगान करने वाले गीत को क्या कहते हैं, रसिया गीत कहते हैं। क्या कहते हैं, रसिया गीत कहते हैं, ध्यान रखेंगे, रसिया गीत कहते हैं, जो कि राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताएंगे केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बेंगलुरु, धारवाड़, मैसूर या फिर बेलगावी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान की, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये मैसूर में स्थित है। और मैसूर आपका किस राज्य में पड़ता है, तो मैसूर कर्नाटक राज्य में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में आपका पड़ता है मैसूर। तो मैसूर में आपका केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की अगर बात करी जाएगी तो इसकी स्थापना 1915 में हुई, 1950 में हुई, 1950 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखेंगे। और अगर बात करी जाएगी मैसूर की, तो ध्यान देंगे मैसूर जो है कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा शहर मैसूर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है, बताएंगे सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य के मध्य में है, तो यह जो विवाद है पंजाब और हरियाणा राज्य के मध्य में है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब। तो यह विवाद किन दो राज्यों के मध्य में अगर पूछा जाए तो पंजाब और हरियाणा के मध्य में है, ध्यान रखेंगे पंजाब और हरियाणा राज्य के मध्य में आपका सतलुज यमुना नहर विवाद है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था, बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो अगर आपके ऑप्शन है 1920, 1939, 1945 या फिर 1952। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ, तो अगर बात करी जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना द्वितीय युद्ध के पश्चात, ध्यान देंगे डेट क्या है 24 अक्टूबर 1945। कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना करी गई द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945। अगर बात करी जाएगी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताएंगे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखेंगे। अगला बात करी जाएगी इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो सदस्य देश की अगर बात करी जाएगी तो 6 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, तो इसके अंग तो 6 हैं, लेकिन सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश इसके हैं 193। कितने हैं,
193 हैं सदस्य देश, ध्यान रखेंगे 193 सदस्य देश हैं। और इसके अंग कितने हैं, तो इसके अंग 6 अंग है, ध्यान देंगे 6 इसके अंग हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकू किस देश की राजधानी है, फटाफट से छाप देंगे। बाकू किस देश की राजधानी है, बाकू किस देश की राजधानी है, तो बाकू की अगर बात करी जाएगी तो यह अजरबैजान, अजरबैजान देश की राजधानी है बाकू। ठीक है, ध्यान रखेंगे अजरबैजान देश की राजधानी क्या है, बाकू है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी यूक्रेन, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी है कीव, ध्यान रखेंगे दोस्तों यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। अगर बात करी जाएगी कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ध्यान रखेंगे क्या है, अस्ताना है। तो राज्य और राजधानियों के लिए एकदम फुल वीडियो हमने बना रखी है। सभी राज्य और सभी जो आपके देश हैं उनकी प्रमुख राजधानियां और साथ ही साथ में उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उन पर हमने चर्चा की है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप लोग वह क्लास अवश्य देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, बताएंगे। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, कनाडा, इटली, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, कंगारू है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है, तो बताएंगे किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है, यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर FAO। ठीक है, बताएंगे किसका मुख्यालय जो है यूनेस्को में है, तो यूनेस्को का किसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, सॉरी पेरिस में किसका मुख्यालय है, तो इसका आंसर पहले ही मेरे मुंह से निकल चुका है। तो पेरिस में किसका मुख्यालय है निम्न में से, तो पेरिस में किसका मुख्यालय है, यूनेस्को का है, किसका है, यूनेस्को का है, ध्यान रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, ध्यान रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। अगर बात करी जाएगी यूनेस्को इसका पूरा क्या नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। कब हुई, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखेंगे। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और पेरिस आपका कहाँ पर पड़ता है, तो पेरिस जो है ये आपका फ्रांस में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन किस वर्ष हुआ है, बताएंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन किस वर्ष हुआ, बताएंगे। वर्ष 1961 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1985 में या फिर वर्ष 1989 में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी सार्क की, जी हाँ दोस्तों, तो सार्क की अगर बात करी जाएगी, सार्क की अगर बात करी जाएगी तो ध्यान देंगे सार्क, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर, काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। और सार्क कितने देशों का समूह है, तो इसमें कितने देश सदस्य हैं, तो इसमें 8 देश सदस्य हैं, 8 देश सदस्य हैं। और इसमें 8 वही देश सदस्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो है भारत से कमज़ोर है, उन्हीं देश को इसमें शामिल किया गया है। अगर बात करी जाएगी सार्क की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर सन
1885 को हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 8 दिसंबर सन 1885 को इसकी स्थापना हुई। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1885। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे सभी एजुकेशनल वीडियो जो कि आपके सारे कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपके क्लासेज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, रगों में उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों,